डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक चार्ज तथा इलेक्ट्रिक फील्ड के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में मैंने चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में आपको बताया था, परंतु मैंने आपको चार्ज मेथड क्या होते हैं चार्जिंग के ये नहीं बताया था। आइए आज डिस्कस करते हैं कि मेथड्स ऑफ चार्जिंग क्या है। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। देखिए, मेथड्स ऑफ चार्जिंग किसी ऑब्जेक्ट को या कंडक्टर को हम चार तरीकों से चार्ज कर सकते हैं। चार तरीके हैं हमारे पास में। चार्जिंग बाय इलेक्ट्रिकल इंडक्शन, चार्जिंग बाय इलेक्ट्रिकल इंडक्शन, सेकेंड मेथड है आपका चार्जिंग बाय रबिंग, और तीसरा है चार्जिंग बाय कैथोड रेज, और चौथा है चार्जिंग बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। आइए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। पहले चार्जिंग बाय इलेक्ट्रिकल इंडक्शन, एंड सेकंड चार्जिंग बाय रबिंग, एंड चार्जिंग बाय कैथोड रेज, एंड फाइनली चार्जिंग बाय इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है। चलिए पहला मेथड हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, चार्जिंग बाय इलेक्ट्रिकल इंडक्शन। इलेक्ट्रिकल इंडक्शन क्या होता है, आइए देखते हैं। इसको इंडक्शन को हम एक एक्सपेरिमेंट की सहायता से समझ सकते हैं। देखिए, एक आप जो स्फीयर लीजिए, ए मेटेलिक स्फीयर, और इसको इंसुलेटर स्टैंड पर रखिए। इंसुलेटर स्टैंड पर रख दिया। इसकी एक सरफेस को आप कीजिए अर्थिंग, सेकेंड सरफेस के सामने आप एक रोड लाइए जो पॉजिटिवली चार्ज्ड हो। पॉजिटिवली चार्ज रोड लेके आइए। तो ये पॉजिटिवली चार्ज रोड क्या करती है, जो इस स्फीयर मेटेलिक स्फीयर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनको अट्रैक्ट करती है बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ना बिटवीन पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्जेस। तो होता क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है एक तरफ से मूवमेंट करके इस साइड में आ जाते हैं और ये इस साइड में नेगेटिव चार्ज कलेक्ट हो जाता है। हमें मालूम ही है कि जब इलेक्ट्रॉन अपने जगह को छोड़ता है तो क्या करता है, अपनी जगह पर पॉजिटिव चार्ज छोड़ता है। तो इस तरह से स्फीयर का एक पार्ट नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और दूसरा पॉजिटिवली चार्ज। अब क्या करना है, सेकेंड पार्ट में आपको इस रोड को हटा लीजिए। तो रोड को हटा लेने पर क्या होगा, स्फीयर के ऊपर केवल आपका नेगेटिव चार्ज बचेगा, और वो नेगेटिव चार्ज जो है आपका नेगेटिव चार्ज इस पर यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि इस स्फीयर को हमने नेगेटिवली चार्ज कर लिया है। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट देखिए। ये एक्सपेरिमेंट आपका फर्स्ट था, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट। सेकेंड इस एक्सपेरिमेंट भी ऐसा ही है। उसमें क्या करते हैं, दो स्फीयर लेते हैं ए और बी, और उनको हम क्या करते हैं कि इंसुलेटर स्टैंड पे रख लेते हैं और स्फीयर्स को आपस में टच कराते हुए रखते हैं इस तरह से। ये स्फीयर है और ये स्फीयर बी। अगेन वही करते हैं हम, एक पॉजिटिवली चार्ज रोड लाते हैं इसके पास में, स्फीयर ए के पास में पॉजिटिवली चार्ज रोड लेके आते हैं। तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्फीयर बी से स्फीयर ए की तरफ होने लगता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस स्फीयर ए के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्फीयर बी से हुआ है, इसलिए इस पर पॉजिटिवली चार्ज कुछ मात्रा में एग्जिस्ट कर जाता है।
ओके, अब क्या करते हैं, हम इसको हटा देते हैं और हटाने के बाद में क्या करते हैं, इन दोनों स्फीयर्स को अलग अलग कर देते हैं। इन स्फीयर्स को अलग, स्फीयर ए को अलग और स्फीयर बी को अलग कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि इस पर केवल नेगेटिव चार्ज रिमेनिंग रहता है और इस पर पॉजिटिव चार्ज। तो इस पर तो नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाता है इसकी सरफेस पर, और स्फीयर बी की सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखा इंडक्शन के द्वारा हम चार्जिंग कैसे कर सकते हैं। अब मैं आपको सेकंड मेथड बताने जा रहा हूँ। सेकंड मेथड में क्या है, सेकंड मेथड बहुत ही सिंपल है, जो आमतौर से कोई भी इस एक्सपेरिमेंट को कर सकता है। सेकंड जो है आपका चार्जिंग बाय रबिंग, चार्जिंग बाय रबिंग। जब दो ऑब्जेक्ट्स को हम आपस में रगड़ते हैं आपस में, तो कुछ इलेक्ट्रॉन एक ऑब्जेक्ट से दूसरी ऑब्जेक्ट पर कलेक्ट हो जाते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन किस ऑब्जेक्ट पर जाएंगे, ये डिपेंड करता है दोनों ऑब्जेक्ट्स की मेटेलिक प्रॉपर्टी पर। तो जैसे हम देखते हैं कि मान लीजिए कोई मेटेलिक प्रॉपर्टी रखती है ऑब्जेक्ट, तो उससे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाएंगे जो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी ज़्यादा रखती है ऑब्जेक्ट उसके ऊपर। इस तरह से बाय रबिंग भी हम कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को चार्ज। जैसे आपने देखा भी होगा, कंघे को अगर हम बालों में रगड़े तो रगड़ने पर क्या होता है, कंघे की प्रॉपर्टी नॉन मेटेलिक है जबकि बालों की प्रॉपर्टी क्या है, थोड़ी मेटेलिक है। तो बालों से कुछ इलेक्ट्रॉन जो है हमारे कंघे के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि कंघा प्लास्टिक का बना होता है। तो इस तरह से कंघे के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और जब यही कंघे को हम किसी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के ऊपर लेके आते हैं, तो क्या होता है, ये टुकड़े उन टुकड़ों को जो आकर्षित कर लेता है कंघा। तो ये इस हमने देखा कि चार्जिंग बाय रबिंग कैसे होती है। थर्ड पार्ट, जो थर्ड मेथड है, ये चार्जिंग बाय कैथोड रेज, चार्जिंग बाय कैथोड रेज, कैथोड रेज। देखिए कैथोड रेज क्या होती है, फास्टली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, जब इन कैथोड रेज को हम किसी मेटेलिक टारगेट के ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं, तो ये कैथोड रेज काइनेटिक एनर्जी मेटेलिक टारगेट में उपस्थित एटम्स को एनर्जी ट्रांसफर कर देती है। और इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एटम से बाहर आ जाते हैं मेटेलिक टारगेट के एटम से। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कैथोड रेज का एनर्जी का कुछ हिस्सा इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कराने में हम यूज कर सकते हैं। ओके, नंबर 4 पर आता है चार्जिंग बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्जिंग बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में जब किसी कंडक्टर की प्लेट को रखा जाता है, तो होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जो मेटलिक प्लेट है उसके एटम्स में जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव पोल जो है वो अट्रैक्ट कर लेता है। इस तरह से प्लेट पर एक तरफ एक सरफेस के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज और दूसरी सरफेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ चार्जेस ऑन द टू सरफेसेस ऑफ द कंडक्टर इज नोन एज द पोलराइजेशन। पोलराइजेशन में होता क्या है, आप देख सकते हैं कि इसमें जो बचे इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक सरफेस पे आ जाएंगे, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट पीछे से आगे की तरफ होगा, आगे की सरफेस की तरफ, इसलिए पीछे की सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये हमने देखा कि चार्जिंग बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है। वापस हम इसको समझ सकते हैं। मैंने कहा है कि देखिए, मान लीजिए आपने जो है ना ये आपने क्या किया है, एक बैटरी से हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया दो प्लेट्स के बीच में, मेटलिक प्लेट्स के बीच में। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होने के उपरांत हमने इसके अंदर एक मेटलिक प्लेट रख दी। ओके,
तो ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है आपकी और ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। ओके, तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका मूवमेंट जो है ना इस सरफेस से इस सरफेस की तरफ होगा, तो नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज दूसरी सरफेस पे आ जाएगा। तो दोस्तों हमने देखा कि कैसे हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में भी चार्ज को डेवलप कर सकते हैं किसी मेटलिक प्लेट की दो सरफेसेस के ऊपर जो है ना। अब देखिए इतना तो हमने आपको अब तक क्या पढ़ाया है, चार्ज बताया, चार्ज की डेफिनेशन बताई है और ये चार्ज की प्रॉपर्टीज बताई है मैंने, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अभी मैंने आपको नहीं बताई है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, डियर स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि दो चार्जेस के बीच में जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, और ये भी पढ़ा था कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ चार्ज। चार्ज की प्रॉपर्टी होती है कि वो दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल करता है। तो चार्ज की प्रॉपर्टी, इट मींस चार्ज हैव सम इफेक्टिव एरिया अराउंड इट। चार्ज के चारों ओर एक इफेक्टिव एरिया होता है जिस एरिया में क्या होता है, अगर दूसरा चार्ज आ जाए तो उस पर क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, टेस्ट चार्ज। ओके, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड is 3D space around a point charge in which a test charge experience electrostatic force, ओके। तो जिस 3D स्पेस में टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है उस 3D स्पेस को हम इफेक्टिव एरिया मानते हैं पॉइंट चार्ज का। ओके, और इसी इफेक्टिव एरिया को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो मैंने आपको बताया कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने आपको बता दिया है क्या होता है। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, लेट अस सपोज मान लीजिए कोई पॉइंट चार्ज आपका प्लस क्यू है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए रफली मैंने स्केच किया है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो इसमें वेरियस पॉइंट लाई करते होंगे, अलग अलग पॉइंट्स होंगे। ओके, अब देखिए इनकी डिस्टेंस पॉइंट्स की अलग है, तो इनकी जब यहाँ से डिस्टेंस और पोजीशन अलग अलग है पॉइंट चार्ज से, तो अलग अलग डिस्टेंसेस पर अगर हम टेस्ट चार्ज को रखेंगे तो टेस्ट चार्ज डिफरेंट मैग्नीट्यूड का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अगर दूरी ज़्यादा होगी तो अकॉर्डिंग टू एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², इस इनवर्स स्क्वायर लॉ के अनुसार उस टेस्ट चार्ज पर दूरी बढ़ने पर फोर्स जो है तेजी से घटेगा, और अगर ये दूरी कम होगी, डिस्टेंस कम होती चली जाएगी, इट मींस if the test charge moves towards the point charge due to which electric field is, then फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी। जैसे हम मूव करते हैं ना फ्रॉम आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द पॉइंट चार्ज ड्यू टू विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इज, तब आप देखेंगे फोर्स
कि मैग्नीट्यूड बढ़ती आपको दिखाई देगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम डिफाइन करते हैं फोर्स के टर्म्स में ही, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के टर्म्स में ही करते हैं। कैसे करते हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स? द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई वेक्टर ई इक्वल टू वेक्टर अपॉन क्यू जीरो। इस डेफिनेशन से पता चलता है, या इस फार्मूले से पता चलता है, ये देखिए फार्मूला नहीं है ये ही डेफिनेशन है और यही मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पे देखते हैं कि फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, मतलब पर यूनिट टेस्ट चार्ज पर जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है उसी को क्या कहते हैं? उस पॉइंट पर वेयर द टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। ओके ये, लेकिन एक बात देखने की है कि इस एक्सप्रेशन से पता चलता है क्यू जीरो की वैल्यू जितनी कम होगी उतना ज़्यादा ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, या हम यूँ कह सकते हैं एज क्यू जीरो टेंडिंग टू जीरो, तब इलेक्ट्रिक फील्ड अपने वास्तविक मान की तरफ जाएगा। मतलब अगर मैं इसको ऐसे डिफाइन करूं, लिमिट क्यू जीरो टेंडिंग टू जीरो एफ अपॉन क्यू जीरो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की रियल डेफिनेशन होती है। दिस इज द रियल डेफिनेशन। इस डेफिनेशन से पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड नहीं करती है। तो ये मैंने दोस्तों आपको बताया कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक बार फिर बता देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। ये मैंने आपको इंग्लिश में बताई है, और हिंदी में भी अगर जानना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है। क्या कह सकते हैं कि एकांक परीक्षण आवेश पर है ना कितना फोर्स लग रहा है, ये इस बात का मतलब जो बताता है इस बात के बारे में कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर रखे एकांक परीक्षण आवेश पर जितना बल लगता है उसी बल को हम उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब देखिए मैंने आपको डेफिनेशन बता दी यहाँ पर जो है ना। अब आगे हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेरिवेशन क्या है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के कारण जो है कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। लेट अस कंसीडर ए पॉइंट चार्ज Q प्लेस्ड एट पॉइंट O। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट P है, देयर इज ए पॉइंट P इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज Q एट a distance R the point lies। ओके, हम चाहते हैं कि पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें टेस्ट चार्ज Q0 इस पर रखना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा कितना फोर्स लग रहा है इस पॉइंट पर जो रखे टेस्ट चार्ज पर। तो देखिए फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट P, ये कूलाम के नियम के अनुसार दिया जाएगा। व्हाट इज द कूलाम्स लॉ? F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन R स्क्वायर। दिस इज द फोर्स एक्सप्रेशन फॉर ऑन टेस्ट चार्ज Q0। नाउ वी हैव नोन व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन Q0 by definition of E, E की डेफिनेशन क्या है? E इक्वल टू एफ अपॉन Q0। तो इसको हम Q0 से अगर डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा यूनिट टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन R स्क्वायर इंटू 1/Q0। Q0 से Q0 डिवाइड हो गया तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर। और व्हाट इज द यूनिट? देखिए यूनिट ऑफ E न्यूटन पर कूलम, ये मेजरिंग यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, हियर न्यूटन पर कूलम। तो ये आपने देखा कि ये वेरी सिंपल है ना। अगर आपको इसे एग्जाम में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? लेट अस कंसीडर ए पॉइंट टेस्ट चार्ज Q in the electric field of point charge Q there is a point P at which we want to know the electric field intensity. The point P is at a distance R from the point charge.
To find the electric field intensity at point P, we have to know what will be the force experienced by the test charge when placed at point P, and the force experienced by the test charge Q0 placed at point P is given according to Coulomb's law. Coulomb's law, according to Coulomb's law, force will be 1/4 pi epsilon 0 Q0 upon R square. Now, by the definition of electric field intensity, E will be F upon Q0. By putting the value, we have the expression for electric field intensity E equal to 1/4 pi epsilon 0 Q upon R square. And we have known how we can find the derivation of some physical quantity in proper way according to the definition of the physical quantity. Final, and that's all for this topic.